नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले में स्पेशल केस पैकेज की सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम से घोषणा की थी। इसके बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में कुछ और क्लैरिफिकेशन दिए हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक यह क्लैरिफिकेशन पूछा गया है कि यदि किसी एम्प्लॉय के पास लीव का बैलेंस भी है और यदि उसने 60 दिन का 6 बार का जो मैक्सिमम लीव एनकेशमेंट का कोटा होता है वह भी पूरा नहीं किया है, तब भी क्या उसको लीव एनकेशमेंट लेना पड़ेगा? इसका जवाब यह दिया गया है कि यह ऑप्शनल है, लेकिन इसके पहले जो सरकार ने स्कीम के अंदर क्या लिखा था और क्या क्लैरिफिकेशन दिया था वह भी देख ले। जो ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम 12 अक्टूबर को इश्यू किया था उसमें यह लिखा गया था कि इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू अवेल दिस पैकेज एन एम्प्लॉय शुड ऑप्ट फॉर बोथ लीव एनकेशमेंट एंड एलटीसी फेयर। मतलब जो एलटीसी फेयर और लीव एनकेशमेंट ये दोनों लेना कंपलसरी है, एज अ पैकेज इसको लेना चाहिए था। उसके बाद दूसरे क्लैरिफिकेशन में यह बताया गया था कि यदि किसी एम्प्लॉय ने जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है लीव एनकेशमेंट की 60 दिन की वो एग्जॉस्ट कर लिए तो क्या इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? तो उसमें कहा था कि हाँ ले सकता है, यानी ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर जो स्कीम थी उसमें थोड़ा सा छूट छाट यहां पर दिया। फिर एक बार यह क्लेरिफिकेशन दिया गया कि यदि मिनिमम लीव का बैलेंस जो 40 दिन का चाहिए, 30 दिन का मिनिमम लीव बैलेंस और 10 डेज का लीव एनकेशमेंट, किसी एम्प्लॉय के पास यदि 40 दिन का लीव बैलेंस नहीं है तब क्या वह इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? तो उसका भी आंसर हाँ दिया गया था कि उस केस में वह केवल फेयर की अमाउंट का कैश पैकेज में बेनिफिट ले सकता है। अब अभी जो 25 नवंबर 2020 को जो क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया है उसके अंदर ये क्लियर कर दिया गया है कि लीव एनकेशमेंट लेना या नहीं लेना यह एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है। उसको यदि लीव एनकेशमेंट लेना है तो वह ले सकता है, नहीं लेना हो तो नहीं ले। इसमें चाहे उसके पास लीव का बैलेंस सफिशिएंट है और उसने जो 60 दिन का 6 बार का मैक्सिमम लीव एनकेशमेंट लेने का जो लिमिट है वह एग्जॉस्ट नहीं भी की है तब भी उसके पास ऑप्शन है। तो अब मतलब जो ओरिजिनल ओएम था कि एज अ पैकेज दोनों चीजें साथ में ही लेनी पड़ेगी, लीव एनकेशमेंट और फेयर का पोर्शन, उसके बदले में अब यह हो गया कि फेयर का पोर्शन लेने के लिए एम्प्लॉय चाहे तो लीव एनकेशमेंट ले सकता है और एम्प्लॉय चाहे तो लीव एनकेशमेंट नहीं भी ले सकता है। यदि कोई एम्प्लॉय केवल डीम्ड एलटीसी फेयर का बेनिफिट लेता है और लीव एनकेशमेंट का बेनिफिट नहीं लेता है तो उस केस में उसको अमाउंट का रीइंबर्समेंट किस तरह से किया जाएगा? तो उसका क्लैरिफिकेशन यह है कि एम्प्लॉय को डीम्ड एलटीसी फेयर का 3 टाइम्स अमाउंट स्पेंड करना है। यदि 3 टाइम्स से कम अमाउंट स्पेंड की गई है तो उतना प्रोपोर्शनेटली उसको कम डीम्ड एलटीसी फेयर का बेनिफिट मिलेगा। क्या कोई एम्प्लॉय 10 दिन से कम के लिए लीव एनकेशमेंट ले सकता है? इसका जवाब क्लियरली नहीं दिया है। इसका जवाब दिया है कि यह एलटीसी रूल्स के अकॉर्डेंस में लिया जा सकता है। अब एलटीसी के रूल्स के हिसाब से मिनिमम 30 दिन का बैलेंस बचना चाहिए लीव एनकेशमेंट लेने के बाद और जो उसकी रिलेवेंट लीव लेने के बाद, और जितने दिन की एलटीसी के लिए लीव ली जाती है उतने ही दिन का लीव एनकेशमेंट मिलता है। यदि कोई एम्प्लॉय 6 दिन के लिए लीव पर जाता है एलटीसी के लिए तो उसको 6 ही दिन का लीव एनकेशमेंट मिलेगा। तो
अब यहाँ पर लीव पर तो जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, इस पैकेज को लेने के लिए ऐसा स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है। तो केवल एकमात्र कंडीशन यह रहती है कि जो लीव एनकेशमेंट लेने के बाद 30 दिन का जो बैलेंस बचना चाहिए वह एलटीसी रूल्स के हिसाब से बचना चाहिए। अर्थात किसी के पास यदि लीव का बैलेंस 35 डेज का है तो वह केवल 5 दिन का ही लीव एनकेशमेंट इस स्कीम के तहत ले पाएगा। एक और क्वेश्चन है कि क्या जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम भरते हैं उसका इस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। उसका यह क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो नई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 12 अक्टूबर 2020 से 31/3/2021 के बीच में ली गई है, उस नई पॉलिसी का प्रीमियम यदि भरा गया है उस पर 12% या उससे ज़्यादा जीएसटी है तब उसका तो बेनिफिट इस स्कीम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनका बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो कंटिन्यू होती है, तो उनका यदि रिन्यूअल प्रीमियम भरा है तो वो उस हिसाब से इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है, मेडिक्लेम है, व्हीकल का इंश्योरेंस है, वो हर साल नई पॉलिसी बनती है। तो यदि हर साल की पॉलिसी को नहीं माना जाए तो वो यहाँ पर इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी कार या दूसरी कोई वस्तु खरीदता है तो क्या ओरिजिनल बिल डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है? उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसमें चल सकती है और यह सही भी है, क्योंकि जब भी चाहिए डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय के पास से ओरिजिनल बिल मंगवाकर उसका वेरिफिकेशन कर सकता है। एक और क्वेश्चन यह पूछा गया कि यदि कोई एम्प्लॉय 31 मार्च से पहले सुपर एन्युएट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या उसके केस में भी वह 31 मार्च 2021 तक परचेज कर सकता है? उसका क्लैरिफिकेशन है नहीं, वह एम्प्लॉय उसके जो सुपर एन्युएशन की डेट है वहीं तक का बिल उसको सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। ये जो स्पेशल कैश पैकेज इन ल्यू ऑफ एलटीसी है इसके बारे में काफ़ी क्लैरिफिकेशंस इश्यू हो गए हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। मुझे लगता है क्लैरिफिकेशंस का भी थोड़ा सा ओवरलोड हो गया है, और किसी भी चीज़ का ओवरलोड जब होता है तब क्या परिस्थिति होती है वो आपको मालूम ही है। ऑटोनॉमस बॉडीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को फेस्टिवल एडवांस दिए जाने के लिए भी एक क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया है। इसमें सरकार ने यह कहा है कि जो भी नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में ऑटोनॉमस बॉडीज काम करती है, वह इसके बारे में निर्णय ले सकती है कि उस ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस की रकम देनी है या नहीं देनी, और इसके लिए जो एग्जिस्टिंग बजटरी प्रोविजन है उसी में से व्यवस्था करनी होगी, एडिशनल कोई फंड नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उनको अपने ऑटोनॉमस बॉडीज के एम्प्लॉयज को भी यह फेस्टिवल एडवांस पैकेज का बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक एडवांस की रकम है जो कि 10 इंस्टॉलमेंट्स में वापस सरकार में जमा ही करवानी है। सरकार की तरफ से केवल इंटरेस्ट का लॉस है, जिसके सामने जितना इंटरेस्ट का लॉस है उससे कहीं ज्यादा रकम सरकार को जीएसटी के रूप में वापस मिल ही जाने वाली है। और जो सरकार का एक इरादा है कि इस प्रकार के एडवांस से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा बूस्ट भी मिले तो उसको भी सहायता मिलेगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।